हेलो एवरीवन। तो आज हम आ चुके हैं अपना अगला करंट अफेयर लेके, जो कि है आज 27 जुलाई 2026 का। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं इसे। सो आज का जो हमारा पहला करंट अफेयर है वो ये है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स टफर एंटी पेपर लीक बिल। जैसा कि आप जानते हैं, अभी बहुत हंगामा हुआ था नीट पेपर लीक को लेके। ठीक है, ऐसे ही नीट पेपर लीक 3-4 साल पहले भी हुआ था। ठीक है, उस टाइम पर भी बहुत हंगामा हुआ था। उस टाइम पे इसी गवर्नमेंट ने, बीजेपी की गवर्नमेंट ने पेपर लीक को देखते हुए उस टाइम भी उन्होंने एंटी पेपर लीक बिल को पास करवाया था। ठीक है, लेकिन बावजूद उसके फिर से पेपर लीक हो गया 2026 में, जिसकी वजह से बहुत पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए। और इन प्रोटेस्ट में, जिसमें हमारे अभी धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा। ठीक है, इसके बाद से यूनियन गवर्नमेंट ने, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने इस मुद्दे को सीरियसली लेते हुए एक एंटी पेपर लीक बिल पास किया है। ठीक है, अब हम धीरे धीरे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इस बिल में आखिर ऐसा क्या है जिससे आने वाले टाइम में पेपर लीक्स को रोका जा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली जो चीज है इसमें, वो ये है कि जो हमारे पब्लिक एग्जाम्स होंगे, ठीक है, ये सारे के सारे पब्लिक एग्जाम्स में एप्लीकेबल होगा। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस। द यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अमेंडमेंट्स टू द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024। मैंने अभी आपको बताया कि 3-4 साल पहले भी पेपर लीक हुआ था। ठीक है, जिसको लेकर पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट पास हुआ था 2024 में। ठीक है, और इसी गवर्नमेंट ने इसे पास किया था। ठीक है, ताकि जो लोग भी पेपर लीक में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज लगे, फाइन्स लगे। ठीक है, और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। ठीक है, ये पेपर लीक के लिए जो ये बिल बना था 2024 में, एक्चुअली में ये जो नया बिल पास हुआ है ये उसी का अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट का मतलब क्या है, उसी में कुछ बदलाव करके उसे और बेहतर बनाया गया है। ठीक है, नाउ कम ऑन द सेकंड पॉइंट। ये जो प्रोपोज्ड अमेंडमेंट है, ठीक है, ये जो प्रोपोज्ड अमेंडमेंट है, इसमें 10 साल की जेल, 10 करोड़ रुपए तक फाइन एंड स्टेटूटरी फास्ट ट्रैक कोर्ट, मतलब इसमें बहुत ही फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को स्टैब्लिश किया जाएगा, जिसमें बहुत जल्दी सुनवाई करके मात्र कुछ ही दिनों में जो भी दोषी होगी, जो दोषी लोग होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ओके, टू इंश्योर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ पेपर लीक केसेस, मतलब जो भी पेपर लीक के केसेस होंगे उनको जल्दी जल्दी निपटाया जा सकेगा। ठीक है, जो भी उसमें कल्प्रिट्स होंगे उनको जल्दी से जल्दी सजा मिल सकेगी। ठीक है, अब ये जो बिल है ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, देखो पब्लिक एग्जामिनेशन जो है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024, ये क्या था, पहले जरा इसके बारे में इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ये जो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 था, इसको क्यों लागू किया गया था? पेपर लीक को रोकने के लिए। चीटिंग, जो ऑर्गेनाइज चीटिंग है, जो मतलब देखो, एक तो चीटिंग होती है कोई एक का दुक्का लोगों ने चीटिंग कर ली, एक होती है ऑर्गेनाइज, जो गैंग्स जो होते हैं, चीटिंग गैंग्स जो होते हैं, वो जो चीटिंग करवाते हैं। ठीक है, इम्पर्सनेशन, इम्पर्सनेशन मतलब एग्जाम मेरा है और मेरी जगह पे कोई और बैठ के एग्जाम दे रहा है, इसे कहते हैं इम्पर्सनेशन। ठीक है, एंड अदर अनफेयर प्रैक्टिसेस इन पब्लिक एग्जामिनेशन, और इसी के तरह और भी जो भी इलीगल एक्टिविटीज है पेपर, जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए या गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, इस तरीके के जो भी सरकार पेपर्स करवाती है, ठीक है, एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, उसमें जितने भी अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं उनको बेसिकली रोकने के लिए ये बिल लाया गया था 2024 में। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्स हैं, कौन कौन से एग्जाम्स पे ये एप्लीकेबल है। एक तो आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, जो देश का हमारा सबसे बड़ा पेपर है। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए। ये वही एनटीए है जो कि जेई का भी पेपर करवाती है और नीट का भी आपके पेपर कराती है। ठीक है, मोस्टली जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं ना इंडिया में, वो मोस्टली सेंट्रल लेवल पे, वो मोस्टली एनटीए के अंडर ही आते हैं। ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटीज में या अच्छे कॉलेजेस में जो एग्जाम होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, वो बेसिकली एनटीए के अंडर में ही आते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी एनटीए को भंग करने की बात चल रही है कि एनटीओ को हटा दो। ठीक है, ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि
एक के बाद एक कई सारे पेपर लीक होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ये आईबीपीएस एक ऐसी संस्था है जो बैंकिंग के एग्जाम कंडक्ट करवाती है। और फिर है एनी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो भी एग्जाम्स आएंगे वो इसके अंडर में आ जाएंगे और उन सब पे ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन आपका बन सकता है इस तरीके से कि कौन सा एक्ट पास हुआ था। ठीक है। विच एक्ट इज प्रपोज टू बी अमेंडेड टू स्ट्रेंथन एक्शन अगेंस्ट पेपर लीक, पेपर लीक के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कौन सा बिल में अमेंडमेंट करने के लिए प्रपोजल भेजा गया है। ठीक है। वो क्या है आपका प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। देखो 2026 वाला जो एक्ट है वो भी पास हुआ नहीं है। ठीक है, इसका भी प्रपोजल गया है। अभी आगे क्या होता है देखते हैं। ये आपका हिंदी वर्जन है। ठीक है, आप जो भी हिंदी मीडियम्स में कंफर्टेबल है वो आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है। नाउ हाँ, अगर किसी को टेलीग्राम पे ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर ही मिल जाएगा और वहां से आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें जो भी डेली करंट अफेयर के जो ये पीडीएफ होते हैं वो डेली करंट अफेयर के पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाया करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है हमारे जो राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, वो अभी गई थी बुचारेस्ट यूनिवर्सिटी। ठीक है। बुचारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज। ठीक है। उसी यूनिवर्सिटी के अंडर ये एक इकाई है, उसकी उसका एक यूनिट है। ठीक है। वहां पे उन्हें ऑनरेरी डॉक्टरेट की डिग्री मिली है। देखो, एक डॉक्टरेट की डिग्री होती है एक जो आप पीएचडी करके लेते हो। ठीक है, आपको उसके लिए 4 साल या 5 साल रिसर्च करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, एग्जाम्स होते हैं, तब आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है, जिसके लिए आपको नेट जेआरएफ क्लियर करना होता है। फिर आप पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। काफी पढ़ाई करनी पड़ती है, लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। ठीक है। डॉक्टरेट की डिग्री एक तो वो हो गई जिसमें कोई भी जो प्रोफेसर होते हैं वो नाम के आगे अपने डॉक्टर लगा सकते हैं। और एक होती है ऑनरेरी डॉक्टरेट। इसमें क्या होता है कि कोई भी यूनिवर्सिटी मानद उपाधि देती है। मानद मतलब वो एक्चुअल में उस पर्सन ने पीएचडी नहीं किया हुआ, बट उसको ऑनर करने के लिए, उसको सम्मानित करने के लिए उसे डॉक्टरेट की डिग्री दी जाती है। ठीक है। तो इसी तरह की एक डिग्री अभी हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्हें बुचारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज की तरफ से मिला है। ठीक है। अभी वो रोमानिया के दौरे पे थी। पिछले करंट अफेयर में हमने देखा भी था। ठीक है, कि रोमानिया के दौरे पे गई थी। तो ये अभी रोमानिया के दौरे पे है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। और वहां पर उन्हें ये प्रेस्टिजियस यानी कि बहुत ही सम्मानित डॉक्टर ऑनरिस कोसा, ऑनरेरी डॉक्टरेट की डिग्री मिली है। ठीक है। किसने दिया है अभी हम बात कर ही चुके हैं, बुचारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज। ठीक है, एएससी। ऐसा क्यों किया गया, इन लोगों ने इन्हें डिग्री क्यों दी, इनके अच्छे कामों के लिए को देखते हुए। ठीक है। द्रौपदी मुर्मू के हमारे जो माननीय राष्ट्रपति हैं, उनकी पब्लिक सर्विस, कमिटमेंट टू एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्य को देखते हुए, सोसाइटी के लिए उनके किए गए कामों को देखते हुए, और इंडिया और रोमानिया के जो रिश्ते हैं, रिलेशंस हैं, उनको मजबूत करने के लिए भी इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। इसी के लिए इन्हें सम्मानित करने के लिए इस यूनिवर्सिटी ने इन्हें ये ऑनरेरी डिग्री प्रोवाइड की है। इस ऑनर को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और प्रेसिडेंट ने, हमारी जो माननीय प्रेसिडेंट है, उन्होंने इस डिग्री को 1.4 बिलियन जो पीपल हैं हमारे देश के, 140 करोड़ जो लोग हैं, उन्हें ये डेडिकेट किया है। ठीक है। और इसको बोला है एजुकेशन एज द ग्रेटेस्ट फोर्स फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। और वहां पे द्रौपदी मुर्मू ने क्या कहा कि अगर हम अपने सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो एजुकेशन इज द ग्रेटेस्ट फोर्स। एजुकेशन से बड़ा कोई फोर्स नहीं हो सकता, एजुकेशन से बड़ी कोई ताकत नहीं हो सकती। ठीक है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर ऑनरिस कौसा। ये एक्चुअली एक डिग्री का नाम है जो कि किसी भी पर्सन के ऑनर में उसे देते हैं। ठीक है। ऑनरिस कौसा, ये वहां की लैंग्वेज, रोमानियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये हाईएस्ट ऑनरेरी एकेडमिक डिग्री, ठीक है, वहां की यूनिवर्सिटी देती है जो। ठीक है, ये किसी भी इंडिविजुअल को दे सकते हैं। ठीक है, बशर्ते उसने अपने क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किया हो। ठीक है, जैसे पब्लिक सर्विस, एजुकेशन, साइंस, कल्चर, लीडरशिप, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इन सारे क्षेत्रों में जो भी इंसान बढ़िया काम करता है उसको ये ऑनरेरी डिग्री दी जाती है बुचारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज की तरफ से। ठीक है। अब जरा हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी क्या है, कैसे है,
कब बनी थी? ये यूनिवर्सिटी एक्चुअली 1913 में बुचारेस्ट, रोमानिया में स्टेब्लिश हुई थी। इसमें इकोनॉमिक्स, बिजनेस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई होती है। हाईएस्ट एकेडमिक ऑनर क्या है? डॉक्टर ऑनरिस कॉसा, यही इसकी हाईएस्ट ऑनरेरी डिग्री है। ठीक है। और ये जो बुचारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज है, ये रोमानिया की प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है। प्रीमियर इंस्टीट्यूशन जैसे इंडिया में आईआईटीज हैं, ठीक है, उसी तरीके से रोमानिया में बुचारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज है। ठीक है। और ये वहां पर हायर एजुकेशन के लिए प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में गिनी जाती है। ठीक है। वहां पर आप इकोनॉमिक्स, बिजनेस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। सो इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस देख लीजिए। विच रोमानियन यूनिवर्सिटी कन्फर्ड द ऑनरेरी डॉक्टरेट ऑन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन 2026? तो यही होगा इसका आंसर, बुचारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज। ओके। नाउ अगेन हम आ जाते हैं अपने थर्ड करंट अफेयर पे। थर्ड करंट अफेयर ऑफ द डे, कैबिनेट अप्रूव्स 3030 करोड़ भव्य रसायन स्कीम फॉर 3 केमिकल पार्क्स। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने, जिसके चेयरमैन पीएम नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने भारत औद्योगिक विकास योजना, ठीक है, भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन के अंतर्गत उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है, जिसमें उन्होंने 3030 करोड़ रुपए सैंक्शन किया है, ताकि 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बन सकें पूरे इंडिया में। ठीक है। ये स्कीम हम लॉन्च क्यों कर रहे हैं? देखो, कई सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इंडिया में हम बनाते नहीं है, वो हम बाहर से मंगाते हैं, हमारे इंपोर्ट का खर्चा बढ़ता है। तो आत्मनिर्भर भारत के एम को लेकर इसको बनाया गया है। ठीक है। और जिससे हम इंपोर्ट करने से भी बच सके। ठीक है। तो इसका एम क्या है? केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार करना हमारे देश में। ठीक है। और डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, इंपोर्ट की डिपेंडेंस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इंपोर्ट कम हो, ठीक है, हम एक्सपोर्ट करें, बूस्ट एक्सपोर्ट, जिसमें हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करें। ठीक है। जिससे हमारे देश में क्या है? फॉरेन करेंसी आए। ठीक है। प्रोमोट सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इससे हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है। ये सारे, इतने सारे इसके बेनिफिट्स हैं। और ये अनाउंस कब हुआ था? 2026-27 के यूनियन बजट में ये अनाउंस हुआ था। अगर आपने बजट पढ़ा हो तो आपको पता होगा। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्ल्ड क्लास केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना इंडिया के अंदर। दूसरा, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और एंसिलरी केमिकल इंडस्ट्रीज, यानी कि अच्छे क्वालिटी के केमिकल इंडस्ट्रीज को सेटअप करना। लॉजिस्टिक्स एंड प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना। ठीक है। लॉजिस्टिक और प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब क्या है? लॉजिस्टिक मतलब जब हम दूसरे देशों से केमिकल्स को इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें लॉजिस्टिक्स का भी बहुत खर्चा आ जाता है हमारा। ठीक है। उस सामान को लाने में, उसको स्टोर करना बहुत ही हमारे लिए हैवी होता है ये। तो इसलिए ये सारे खर्चे भी हमारे कम होंगे, और ऑब्वियसली हमारे यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। ठीक है। अगर हम लोकली प्रोड्यूस करेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का प्रमोशन होगा इससे। आत्मनिर्भर भारत मतलब जहां पे हम इंडिजिनसली सारी चीजें डेवलप करें। अभी रिसेंटली हमने, आपको पता होगा, अभी रिसेंटली हमने इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट, ठीक है, लॉन्च किया है। इंक्रीज एक्सपोर्ट्स एंड इंटीग्रेट इंडिया इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन। ठीक है। इंडिया से एक्सपोर्ट को बढ़ाना और इंडिया को ग्लोबल वैल्यू चेन, जीवीसी से जोड़ना, यानी कि पूरी दुनिया का जो सप्लाई चेन है, जो एक्सपोर्ट चेन है, उससे इंडिया और बेहतर तरीके से जुड़ पाएगा। ठीक है। डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, ये तो जाहिर सी बात है। और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। ठीक है। इसमें हम इस चीज का भी ध्यान रखेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट को भी ज्यादा नुकसान ना हो और हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो। ठीक है। नाउ जंप टू द थर्ड करंट अफेयर ऑफ द डे। हमारा तीसरा करंट अफेयर है विश्वनाथन आनंद से जुड़ा हुआ। विश्वनाथन आनंद को आप जानते हो, विश्वनाथन आनंद जो थे, ये पहले इंडियन ग्रैंड मास्टर बने थे 1988 में। ये चेस के खिलाड़ी रह चुके हैं। ठीक है। एंड ही इज अ वर्ल्ड फेमस चेस प्लेयर। ये फर्स्ट टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन बने थे। ठीक है। ये दुनिया के नंबर वन, काफी लंबे टाइम तक ये नंबर वन बन के रहे थे। ठीक है। अभी रिसेंटली इनको क्या बना दिया गया है? फीडे का इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया गया है 2026 में। इसके पहले ये क्या थे? डिप्टी प्रेसिडेंट थे फीडे के। ठीक है। 2022 से लेकर 2026 तक। अब देखो, विश्वनाथन आनंद जो है, इनको फीडे का इंटरिम प्रेसिडेंट, इंटरिम मतलब होता है जो टेम्पोरेरी तौर पे हो। ठीक है। इनके पहले कौन थे? अर्कैडी वोर्कोविच। ठीक है। ये जो वोर्कोविच है, इन्होंने खुद से अपने पद का त्याग कर दिया, खुद से रिजाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि ईयू ने
ईयू के सैंक्शंस की वजह से। ठीक है। विश्वनाथन आनंद जो है ये फीडे के डिप्टी प्रेसिडेंट 2022 से रह चुके हैं, जैसा कि अभी हमने बात करा। ठीक है। इंटरिम प्रेसिडेंट जो है ये कब तक रहेंगे? जब तक का सैंक्शंस खत्म नहीं हो जाते। ठीक है। जो फीडे का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है 2026 में होंगे। ठीक है। कहां पर होगा? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। और ये कब होगा? तो सितंबर 2026 में। ठीक है। इनको विशी आनंद के नाम से जाना जाता है, विश्वनाथन आनंद को। इंडिया के ग्रेटेस्ट चेस प्लेयर रह चुके हैं और इंडिया के सबसे सक्सेसफुल प्लेयर रहेंगे वर्ल्ड चेस हिस्ट्री में। ठीक है। एक्चुअली ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड ऑल्सो। ठीक है। कम टू द नेक्स्ट। बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन ने भी रिजाइन कर दिया है, हेल्थ ग्राउंड्स पे, अपनी हेल्थ खराब होती हेल्थ का हवाला देते हुए। ठीक है। ये 22वें प्रेसिडेंट बने थे बांग्लादेश के, अप्रैल 2023 में। ठीक है। इनका जो रेजिग्नेशन है वो कौन सा आर्टिकल के अंडर सबमिट हुआ है? आर्टिकल 50 और क्लॉज 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश के अकॉर्डिंग। बांग्लादेश के स्पीकर भी कौन है? हाफिज उद्दीन अहमद। इन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल अपने ऊपर ले लिया है आर्टिकल 54 के अकॉर्डिंग। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के ड्यू प्रोसेस के अकॉर्डिंग अभी एक नया प्रेसिडेंट चुना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोसेस लिखा है उसके अकॉर्डिंग। मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है ये एक फॉर्मर जज हैं, यानी कि पहले एक जज थे, लॉयर भी थे और फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, जिन्होंने बांग्लादेश के 1971 लिबरेशन वॉर में पाकिस्तान के खिलाफ फाइट किया था। ठीक है। ये इनका हो गया बैकग्राउंड। प्रेसिडेंट का इलेक्शन अगर देखा जाए तो कैसे होता है? इलेक्टेड बाय द जातीय संसद। ठीक है। जातीय संसद से सिलेक्ट होता है ये। 5 साल का इनका टर्म होता है और सिर्फ एक बार ही री इलेक्शन हो सकता है वहां पर प्रेसिडेंट का। ठीक है। बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं बांग्लादेश के। ठीक है। पावर्स एंड फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं जस्ट लाइक इंडिया। ये चीफ जस्टिस को भी अपॉइंट करते हैं जस्ट लाइक इंडिया, और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को भी ये अपॉइंट करते हैं। सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के जस्ट लाइक इंडिया। ग्रांट पार्डन्स एंड रिप्राइव्स, जैसे किसी को फांसी की सजा हो गई या किसी को बहुत लंबी सजा हो गई तो उसे ये पार्डन कर सकते हैं, माफी दे सकते हैं। इंडिया में भी ऐसा होता है, ये प्रेसिडेंट के पास इंडिया में भी पावर्स हैं। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल और सेरेमोनियल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं जस्ट लाइक आवर कंट्री। इंडिया में भी ये सारे पावर्स प्रेसिडेंट के पास होते हैं। नाउ अब हम थोड़ा यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हुआ एक करंट अफेयर देखेंगे। यूएन जनरल असेंबली रीअपॉइंट्स वॉकर तुर्क एज ह्यूमन राइट्स चीफ फॉर सेकेंड टर्म। क्या नाम है इनका? वॉल्कर तुर्क। और इनको क्या अपॉइंट किया गया है? ह्यूमन राइट चीफ, दूसरी बार सेकेंड टर्म के लिए। ठीक है। और इसको किसने रीअपॉइंट किया है? यूएन जनरल असेंबली ने। ठीक है। यूएनजीए जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इन्होंने रीअपॉइंट कर दिया है वोकर तुर्क को यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ फॉर ह्यूमन राइट्स के लिए, यूएनएचसीएचआर। ठीक है। ये दूसरा 4 साल का इनका टर्म है, पहले भी ये रह चुके हैं 4 साल, फिर से दोबारा इनका टर्म रिपीट होगा। ठीक है। इनके सिलेक्शन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और रशिया ने इसका अपोज किया था। ठीक है। लेकिन फिर भी इनको 144 वोट मिल गए फेवर में, बाकी 10 कंट्रीज जो थी इन्होंने इनके खिलाफ वोट किया था और 13 ने एब्सटेन कर लिया था, मतलब इन्होंने वोट देने से मना कर दिया था। तो इनके फेवर में मेजोरिटी ऑफ वोट्स आ चुके हैं और ये अगले यूनाइटेड नेशन के क्या होंगे? ह्यूमन राइट चीफ होंगे। ठीक है। इनकी अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो वॉल्कर तुर्क जो है एक ऑस्ट्रियन लॉयर रह चुके हैं। ऑस्ट्रिया आप जानते हो कहाँ है? यूरोपियन कंट्री है। ये एक लॉयर रह चुके हैं, यूएन हाई कमिश्नर रह चुके हैं ह्यूमन राइट्स के 2022 से लेकर 2026 तक, अभी दोबारा 2026 से अब कब तक रहेंगे? 2030 तक। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स इज अ टॉप यूएन ऑफिशियल। ये यूएन यूनाइटेड नेशन का टॉप आप कह सकते हो ऑफिशियल होता है। ठीक है। जो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? पूरे दुनिया में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर कहीं पर भी किसी भी इंसान, किसी भी देश में, किसी भी कम्युनिटी या किसी भी इंसान के ह्यूमन राइट्स को एबोलिश करने की कोशिश की जाए या उससे छीनने की कोशिश की जाए तो ये वो यूनाइटेड नेशन का हाई कमिश्नर ही होता है जो उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है या उसके खिलाफ आवाज उठा सकता है। इनके फर्स्ट टर्म में तुर्क ने क्रिटिसाइज किया था किस किस चीज को? ह्यूमन राइट रिकॉर्ड्स ऑफ सेवरल कंट्रीज, बहुत सारे देशों के ह्यूमन राइट रिकॉर्ड्स को क्रिटिसाइज किया था, यानी कि उसकी बुराई की थी। जिसमें सबसे पहले था रशिया। ठीक है। जिसमें उन्होंने रशिया को एक्यूज किया था कि रशिया ने यूक्रेन के साथ बहुत ही बर्बरतापूर्ण क्रुएल्टी भरा बिहेवियर किया है। ठीक है। वहां पे ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन किया है रशिया ने। इसराइल के खिलाफ भी, इसराइल और गाजा का कॉन्फ्लिक्ट आपको पता ही है। ठीक है। तो इसराइल ने गाजा के खिलाफ वॉर क्राइम किया है, ऐसा कहना था वॉल्कर तुर्क का। चाइना,
चाइना की भी बुराई ये कर चुके हैं उइगर मुस्लिम्स के मुद्दे पे। ऐसा चाइना पे आरोप है कि चाइना उइगर मुस्लिम्स के साथ बहुत ही बुरा बिहेव कर रहा है। ठीक है, उनको रिलीजियस फ्रीडम उनसे छीन ली गई है। ठीक है। नेक्स्ट, यूनाइटेड स्टेट्स पे इन्होंने क्या आरोप लगाए थे? इमिग्रेशन डिटेंशन, यानी कि जो भी लोग बाहर से यूनाइटेड स्टेट्स में आते हैं, ठीक है, रहने के लिए दूसरे देशों से, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं हो रहा है, उनके ह्यूमन राइट्स को कुचला जा रहा है। ये कहना था वोल्कर तुर्क का। ठीक है, तो इतने सारे देश, और आप देख सकते हैं मोस्टली इन्हीं देशों ने इनके खिलाफ वोटिंग की है, तो आप समझ सकते हैं इस चीज को। इनकी जो री अपॉइंटमेंट है ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो चुकी है। कंट्रोवर्शियल मतलब बहुत ही विवादास्पद हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि यूएस, इजराइल और रशिया, इन्होंने ये कहा कि जो नॉमिनेशन प्रोसेस है ना, जो जिस प्रोसेस से इनको नॉमिनेट किया गया है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी मतलब उसमें पारदर्शिता नहीं है। ठीक है, और ये जो बंदा है ये पार्शियल है, ही इज नॉट इम्पार्शियल, इसका बायस्ड है। ठीक है, कुछ लोगों के तरफ। ये तो हो गया इनका बैकग्राउंड। अब हम बताते हैं कि वाई इज इट इंपॉर्टेंट, ये जरूरी क्यों है। ठीक है, एक्चुअली में यूएन ह्यूमन राइट्स सिस्टम जो है ना, ठीक है, इसका इंडिपेंडेंट रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इससे सिर्फ एक देश नहीं, दुनिया के सारे देश जुड़े हैं। और अगर ह्यूमन राइट वायलेशन कहीं पर भी पूरी दुनिया में होता है, तो उन पे ऑटोमेटिकली एक दबाव बन जाता है। ठीक है, यूएन का, जिससे कि उन्हें ह्यूमन राइट के वायलेशन को आप कह सकते हो वायलेट करने में उनको प्रॉब्लम्स आगे फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये जरूरी है। ठीक है, ताकि ह्यूमन राइट्स जो है पूरी दुनिया में बरकरार रहे। नेक्स्ट है, इट हाईलाइट्स द डिवीजन अमंग मेजर पावर्स ऑन ग्लोबल ह्यूमन राइट इश्यूज। ठीक है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्यों जरूरी है? देखो एक्चुअली में ये बात तो वोल्गर तुर्क बात तो किस लिए कर रहे हैं? ह्यूमन राइट के ऊपर। लेकिन इसमें भी क्या है? डिवीजन है। डिवीजन मतलब लोगों के जो विचार है वो क्या हो चुके हैं? डिवाइड हो चुके हैं। ठीक है, अगला है, डिमोन्स्ट्रेट द अथॉरिटी ऑफ द यूएन जनरल असेंबली इन अप्रूविंग की यूएन अपॉइंटमेंट्स। इससे ये पता चलता है कि जो यूएन जनरल असेंबली है दैट इज द अल्टीमेट अथॉरिटी, वो बहुत पावरफुल है, और यूएन में जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं वो उसकी मर्जी से ही होंगे। ठीक है, सो ये था हमारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के ह्यूमन राइट कमिश्नर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वेनेजुएला के बारे में। ठीक है, देखो ये न्यूज रिलेटेड है आईसीसी से। आईसीसी आप जानते हो, आई फॉर इंटरनेशनल, सी फॉर क्रिमिनल, और अगेन सी फॉर कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। बेसिकली ये एक ऐसी संस्था है जहां पे पूरी दुनिया में अगर कहीं पर भी कोई भी वॉर क्राइम होता है, ठीक है, या फिर कहीं पर भी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ अगर कहीं पर भी क्या कह सकते हो उसको कुचलने की कोशिश की जाती है, वहां पर आईसीसी का रोल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अभी रिसेंटली वेनेजुएला ने बोला कि मैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अपने आप को अलग करूंगा, विड्रॉ करूंगा। उसने इस पे बायस्ड होने का इल्जाम लगाया है कि जो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ये एक तरफ बायस्ड है। ये कुछ देशों को तो बार बार टारगेट करता है, और कुछ देशों को ये कुछ नहीं कहता। ठीक है, और ऑफिशियली इसने यूनाइटेड नेशन को इन्फॉर्म कर दिया कि मैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अलग होना चाहता हूं। ठीक है, वेनेजुएला की गवर्नमेंट ने क्या बोला इनको कि यू आर वर्किंग अंडर ज्योग्राफिकल बायस। बायस मतलब क्या होता है? झुकाव, जिसमें एक तरफ आप क्या करते हो, किसी मुद्दे पर झुकाव रखते हो। ज्योग्राफिकल बायस मतलब ये कुछ देशों की तरफ क्या करते हैं, मतलब भेदभाव वाला रवैया अपनाते हैं। ठीक है, और वेनेजुएला ने और क्या कहा, इट डिसप्रोपोर्शनेटली टारगेट्स कंट्रीज इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, ग्लोबल साउथ। मतलब ये अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश है उनको ये बार बार टारगेट करता है आईसीसी, और बाकी के जो देश हैं उनको ये कुछ नहीं कहता। ठीक है, तो इस तरीके से बोल के हालांकि वेनेजुएला को अभी 1 साल टाइम लगेगा। ठीक है, जिस दिन आप नोटिस देते हो यहां से निकलने के लिए आईसीसी से, आपको पूरे 1 साल का टाइम पीरियड वेट करना पड़ता है, और उसके बाद से आप फाइनली उससे बाहर निकल जाते हो। ठीक है, चलो जरा आईसीसी का बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो एक्चुअली जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ये दुनिया का सबसे पहला परमानेंट कोर्ट है, जो कि किसी भी इंडिविजुअल किसी भी इंसान को, चाहे वो किसी देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या कोई भी हो, उसको जेनोसाइड, जेनोसाइड मतलब बहुत ही लार्ज नंबर में किसी लोगों को मारना, या ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट कोई क्राइम हो, वॉर क्राइम हो,
ठीक है, या क्राइम ऑफ एग्रेशन, बिना मतलब कि किसी देश पे अटैक करना, इन सब क्राइम्स के लिए ये क्या करता है, यहाँ पे केस चलता है। वेनेजुएला जो है वो 2021 से आईसीसी के इन्वेस्टिगेशन में, आईसीसी के रेडार पर है। क्यों? आईसीसी का कहना है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का कहना है कि जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला में क्राइम हुआ है, किसके अगेंस्ट? ह्यूमैनिटी के, इंसानियत के खिलाफ यहाँ पे क्राइम हुआ है। ठीक है, जब यहाँ पे गवर्नमेंट का क्रैकडाउन हो रहा था, ठीक है, जब यहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे 2017 में, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने टारगेट करके लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया, और इसको लेकर गवर्नमेंट, आईसीसी ने यहाँ पर इंक्वायरी करनी, इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी थी, जिसको लेकर इसने अपना विरोध जताया है, वेनेजुएला ने, आईसीसी के ऊपर, और इसने फाइनली फैसला किया है कि हम आईसीसी से अलग हो जाएंगे। दिसंबर 2025 में वेनेजुएला की जो नेशनल असेंबली है, उन्होंने वोट किया टू विड्रॉ फ्रॉम द रोम स्टेट्यूट, द ट्रीटी दैट इस्टेब्लिश द आईसीसी। देखो जो आईसीसी है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये एक ट्रीटी के तहत बनी थी। ये ट्रीटी हुआ था रोम स्टेट्यूट, रोम में हुआ था ये ट्रीटी। उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग आईसीसी बना था। ठीक है, और दिसंबर 2025 में वेनेजुएला की नेशनल असेंबली ने वोट किया कि हम इस ट्रीटी से बाहर निकालना चाहते हैं खुद को। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट डिसीजन है, ठीक है, इसमें ये जो प्रोसेस है, ये फॉर्मली स्टार्ट हो चुका है, विड्रॉल प्रोसेस का। जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 साल का समय लगता है। ठीक है, जो ये ट्रीटी साइन हुई थी ना आईसीसी को लेके, ये आर्टिकल 127 के अकॉर्डिंग विड्रॉल का रूल लिखा हुआ है, जिसमें कोई भी देश अगर इसे विड्रॉ करना चाहता है, तो उसको 1 साल का नोटिफिकेशन देना पड़ेगा पहले यूएन को। फिर उसके बाद से जो जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं वो बंद नहीं होंगे, यानी कि वो टर्मिनेट नहीं होंगे। इन्वेस्टिगेशन जो चल रहे हैं वो तो चलते रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगले 1 साल में आप उससे बाहर हो सकते हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर, जो कि है बीएनपी परिबास कार्डिफ टू एक्वायर 26% स्टेक इन इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। देखो, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, आपको पता है ये एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की। और बीएनपी परिबास कार्डिफ, इट इज अ फॉरेन कंपनी। ठीक है, ये फ्रांस की कंपनी है, और इसने इंडिया के जो ये कंपनी है, इसमें इसने 26% स्टेक, यानी कि 26% हिस्सा ले लिया है, एक्वायर कर लिया है। ठीक है, अब देखो इसको पढ़ना जरूरी क्यों है, न्यूज में क्यों है? बीएनपी पारिबास कार्डिफ जो है ना, ये एक इंश्योरेंस आर्म है फ्रांस की बीएनपी पारिबास ग्रुप की। ठीक है, इसने एक एग्रीमेंट साइन करा इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के साथ कि वो उसके 26% स्टेक लेना चाहता है। ठीक है, फ्रॉम वॉरबर्ग पिंसस। पहले ये स्टेक किसके पास थे? वॉरबर्ग पिंसस नाम की कंपनी के पास थे। ये जो डील हुई है, इससे बीएनपी परिबास कार्डिफ जो है, वो एक स्ट्रेटेजिक शेयर होल्डर बन जाएगा इंडिया की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। ठीक है, अब देखो बैकग्राउंड जरा देख लेते हैं इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का। ये 2009 में स्टैब्लिश हुआ था। ये एक ज्वाइंट वेंचर था। ज्वाइंट वेंचर मतलब इसको दो लोगों ने आपस में मिलकर स्टार्ट करा था। दो बैंक्स ने, एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा, और दूसरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और लास्ट में चौथा, तीन है, लीगल एंड जनरल। ये तीन बैंकों ने मिलकर इसको स्टार्ट करा था, जिसमें लीगल एंड जनरल तो यूके की, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की थी। बाकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दोनों इंडियन बैंक्स हैं, आपको पता ही है। फिर 2019 में क्या हुआ कि जो ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म है वॉरबर्ग प्रिंसेस, इसने 26% स्टेक खरीद ली इस कंपनी में। ठीक है, इस एक्विजिशन के बाद बीएनपी परिबस कार्डिफ जो है, वो वॉरबर्ग प्रिंसेस से को रिप्लेस करके और फॉरेन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर के रूप में काम करेगी। मतलब जो जिस जगह पे पहले ये वॉरबर्ग पिंसस था ना, 26% हिस्सेदारी के साथ, उसी 26% हिस्सेदारी अब किसके पास ट्रांसफर हो जाएगी? बीएनपी की जो परिवस कार्डिफ ग्रुप है। ठीक है, और ये जो ट्रांजेक्शन होगा, इट विल रिफ्लेक्ट द ग्रोइंग इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल इंश्योरेंस इन इंडिया एक्सपेंडिंग लाइफ इंश्योरेंस मार्केट। ये ट्रांजेक्शन हमें क्या दिखाता है? ये जो कंपनी के जो स्टेक्स जो ये लेने का प्रोसेस है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो दुनिया के बाकी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो हमारे इंडिया के इंश्योरेंस मार्केट में इंटरेस्ट लेना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, अगर अभी आप देखें तो इसमें कंपनी में इंडिया, 1 मिनट, हाँ, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टेक कितना है? 65%। यूनियन बैंक का है 9%, और बीएनपी परिवास कार्डिफ का 26%। तो अभी भी मेजोरिटी स्टेक होल्डर किस कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, अब हम आते हैं जो न्यूज मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया था,
ठीक है, नीट पेपर को लीक को लेके जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने रिजाइन कर दिया। लगभग 1 महीने से ज्यादा चले प्रोटेस्ट के बाद, लगभग 35-36 दिन तक ये प्रोटेस्ट चला। उसके बाद से फाइनली इन्हें रिजाइन करना पड़ा। ठीक है। और अब नए जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो प्रहलाद जोशी हैं। ठीक है। ये जो रेजिग्नेशन है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इन्होंने सबमिट कर दिया। ठीक है। फिर ये रेजिग्नेशन आगे प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए भेजा जा चुका है। इट फॉलोड वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट ओवर एलिट एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज। बहुत लंबे चौड़े प्रोटेस्ट हुए थे, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, नीट पेपर लीक को लेकर बहुत लंबे चौड़े प्रोटेस्ट हुए थे। ठीक है। इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स ने, ठीक है, और दिल्ली के जंतर मंतर पे 1 महीने से ज्यादा प्रोटेस्ट किया। फिर धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट बढ़ता बढ़ता देश के सारे हिस्सों में बढ़ने लग गया। फिर गवर्नमेंट को मजबूरी में, दबाव में आके ये रिजाइन करना पड़ा। ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान स्टेटेड दैट ही वाज टेकिंग मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्होंने बोला है कि मैं इस चीज की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। ठीक है। और जो एग्जाम माफिया है, जो लोग भी ये नकल करवाते हैं या पेपर लीक करवाते हैं, उनके खिलाफ जो भी रिफॉर्म्स होंगे ये मैं जारी रखूंगा। ठीक है, हमारी सरकार इसमें काम जारी रखेगी। ठीक है। जो यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है, उन्होंने पहले क्या मेजर स्टार्ट किए थे? सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, री एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, सीबीटी फॉर फ्यूचर नीट एग्जाम। अभी जो ये 2026 में आपके नीट के जो पेपर लीक हुआ था, इसमें गवर्नमेंट ने पहले ही क्या अनाउंस करा था कि हम इसकी सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, री एग्जामिनेशन होगा इसका, और अगले साल से अब सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होगी। ठीक है, जो भी फ्यूचर नीट के एग्जाम्स होंगे। ठीक है। और एंटी पेपर लीक लेजिस्लेशन हम बिल पास करेंगे, जिसमें बहुत ही हम स्ट्रिक्ट रूल्स बनाएंगे। ठीक है। लेकिन बावजूद इसके स्टूडेंट्स सेटिस्फाई नहीं थे इस चीज से, और उन्होंने लंबा चौड़ा प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद से हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। अब देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में जान लेते हैं। जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, रिसर्च एंड स्किल डेवलपमेंट। ये 3-4 चीजों पे ये काम करते हैं। पहला तो स्कूल के एजुकेशन, बच्चों के स्कूल्स में अच्छी पढ़ाई हो। दूसरा, हायर एजुकेशन को डील करते हैं ये। रिसर्च, जो कि आप नेट जेआरएफ करने के बाद जो लोग भी पीएचडी वगैरह करते हैं, उसमें जो भी आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर रिसर्च करोगे, तो उससे जो जुड़े हुए मामले हैं वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही संभालती है। एंड स्किल डेवलपमेंट। ठीक है। मेजर डिपार्टमेंट्स कौन है इसमें? एक तो है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। इसके अंदर 2 डिपार्टमेंट आते हैं। ठीक है। इनका मेजर फंक्शन क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बनाना, कि भाई हमारे देश में शिक्षा किस तरीके से लागू होगी। अभी एनईपी 2020 आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, आपको पता ही है। पिछले जो भी हमने करंट अफेयर की क्लास हुई थी उसमें हमने इस पे अच्छे से डिस्कशन किया था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशन, जो भी उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, जिसमें ग्रेजुएशन, मास्टर्स, ठीक है, या जो भी रिसर्च के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन संभालना। प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन, रिसर्च को बढ़ावा देना। ठीक है। स्कॉलरशिप देना रिसर्च स्टूडेंट्स को। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एजुकेशन में अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स करना। ये सारे कुछ काम होते हैं किसके? एजुकेशन मिनिस्ट्री के। अब हम आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे, जो कि है यूनेस्को से रिलेटेड। ठीक है। यूनेस्को आप जानते हो, यूनेस्को का काम क्या होता है? ठीक है, पुराने साइट्स को बचाना, ठीक है, प्रिजर्व करना, और उनके बारे में दुनिया को भी बताना। ठीक है। तो यूनेस्को ने रिसेंटली सेबेस्टिया, जो कि वेस्ट बैंक पे है, ठीक है, और माउंट एमएल कैसल, जो कि लेबनान में है, इनको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड कर दिया है। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड कर दिया है। ये दोनों के दोनों साइट्स जो हैं, ठीक है, इसको किस में इंक्लूड किया गया है? लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर। इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में तो ऐड किया ही है इसने, और बाकी लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर, माने मतलब कि वर्ल्ड के वो हेरिटेज वाले जगह जो कि खतरे में है, यानी कि अगर हमने इसको प्रिजर्व नहीं किया, बचाया नहीं, तो आने वाले समय में ये क्या हो सकते हैं? खत्म हो सकते हैं, तबाह हो सकते हैं। ठीक है। ये जो इंस्क्रिप्शन हैं, इसको अप्रूव कब किया गया? 48th सेशन हुआ था अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की, बुसान में, साउथ कोरिया के। ठीक है। इसराइल ने इन इंस्क्रिप्शंस का अपोज किया, बोला कि इन्होंने जो ज्यूस और जो क्रिश्चियन हेरिटेज है, ठीक है, उसको इग्नोर कर दिया। दे इग्नोर द साइट्स ज्यूइश एंड क्रिश्चियन हेरिटेज
एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स कि ये जो साइट है इसकी हिस्ट्री ज्यूस से भी जुड़ी हुई है और क्रिश्चियन रिलीजन से भी जुड़ी हुई है। इन्होंने इसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, इसराइल ने ये कह के इनका विरोध करा यूनेस्को का। अब जरा सेबेस्टिया के बारे में जान लेते हैं। सेबेस्टिया एक जगह है जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, नेबलस में, जो कि वेस्ट बैंक के पास है। ठीक है, इसको एंशियंट सिटी ऑफ समेरिया के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि कैपिटल हुआ करता था किसका, किंगडम ऑफ इजराइल का, कब, आयरन एज के अकॉर्डिंग, यानी कि आज से लगभग 2200 साल पहले। इस साइट्स में बहुत से जो सिविलाइजेशंस हैं उनके साइट्स हैं। ठीक है, जैसे कि एसीरियन। एसीरियन कौन थे, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का अगर आप चैप्टर पढ़ोगे क्लास 11th में, तो मेसोपोटामिया एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी। वहां के जो लोग थे, वहां पे एक ट्राइब थी जिनको कहते थे एसीरियंस। ठीक है, यही वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले पढ़ने लिखने की शुरुआत की थी। बेबीलोनियन, पर्शियन, हेलेनिस्टिक, रोमन, बाइजेंटिक, इस्लामिक, क्रूसेडर, अयूबिद, मामलुक, ओटोमन पीरियड, ये सारे जितने भी ये आप सिविलाइजेशंस के नाम सुन रहे हो, सबके साइट्स यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, और ऐसा मानते हैं कि ये ट्रेडिशनल जो बरियल है ना, बरियल प्लेस है, वो किसका है, जॉन द बैप्टिस्ट। जॉन द बैप्टिस्ट एक बहुत ही फेमस क्या थे, ही वॉज अ फेमस यू कैन से क्रिश्चियन लीडर। ठीक है, ऐसा मानते हैं कि यहीं पे इनका बरियल हुआ था, यानी कि यहीं पे इनको दफनाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कैसल के नाम हैं जो यहाँ पे हैं इस साइट के पास, और उनके लोकल नेम, जैसे बीफोर्ट कैसल, कलात अल चकलीफ। आप इन कैसल्स के नाम एक बार पढ़ लेना। ठीक है, नाम, नाउ कम टू द लास्ट। हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हम कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ। तब तक हमें देखते रहिए आप। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको रोज हम करंट अफेयर प्रोवाइड करा करेंगे। थैंक यू।